प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं समंता आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिश्चियन वॉइस में। दोस्तों, जीसस क्राइस्ट वो हस्ती है जिसके बिना कोई धर्म पंथ टिक नहीं सकता। हर एक किसी को अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए जीसस की जरूरत है। इस्लाम में ईसा, भविष्य पुराण में ईसा, बौद्धिज्म में भी एक ईसा नामक संत बताते हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है। पर जब तक भारत की संस्कृति से जीसस क्राइस्ट को ना जोड़ा जाए तब तक कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। इस तरीके से बिन पानी मछली होती है, बिना हवा के कोई जिंदा नहीं रह सकता, उसी तरीके से यीशु के बिना कोई सभ्यता या संस्कृति नहीं चल सकती। बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, अब बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। अब मजे की बात यह है, एक फेक न्यूज और एक फेक नैरेटिव बहुत जोर शोर से सोशल मीडिया पे चल रहा है। जीसस क्राइस्ट के कफन यानी कि शाउट ऑफ ट्रूलिंग 40% इंडियंस का डीएनए है। आपको सोच के ये हंसी आएगी, जो लोग जीसस क्राइस्ट का विरोध करते थे वो लोग आज जीसस को भारतीय साबित करने में लगे हुए हैं कि जीसस क्राइस्ट का डीएनए भारतीय है। इनके खोखले दावों में कुछ सच्चाई भी है। आज हम फैक्ट चेक के द्वारा विद सबूत देखेंगे क्या श्राउड ऑफ ट्रूलिंग के अंदर इंडियन डीएनए है। व्हाट डू यू थिंक? क्या जीसस क्राइस्ट का डीएनए इंडियन है? आई डोंट थिंक सो। झूठ ना उतना फैलाया जाए कि जो पकड़ा ना जा सके। आज हम देखेंगे परत दर परत कितनी सच्चाई है इन फेक न्यूज फैलाने वालों में। जैसे कि विदाउट लाइंग हिंदुइज्म इज आल्सो डाइंग। तो इस रिसर्च के ऊपर करिया सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और विद सबूत और रिसर्च पेपर्स के साथ उन्होंने क्या बताया है, आज हम उस बात को सुनेंगे। वीडियो तो थोड़ी लंबी है और उसे गौर से सुनिए ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो जाएं। और जो रिसर्च पेपर है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट भी डाल रही हूँ, जैसे कि मानव सर ने और जकरिया सर ने अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला था। को देखना बिल्कुल ना भूलें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जी, तो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है एक मैटर, वो है शॉर्ट ऑफ ट्यूरिंग, जीसस क्राइस्ट के कफन का कपड़ा। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ चुकी है कि जो एक हिंदू लॉबी है वो ये कोशिश कर रही है कि जीसस क्राइस्ट को हिंदू साबित किया जा सके। और मैंने बहुत सारी रील्स देखी और यकीन माने कि मुझे बहुत हंसी आई। और कई कई रील्स तो ऐसी ऐसी थी जिस पर लगा लगा करके सॉन्ग्स लगा करके और अपने डेमी गॉड्स का फेस लगा करके ये सिद्ध किया जा रहा था कि वी आर सुपीरियर देन अदर्स। तो माने बहुत एंजॉय हुआ, मजा मुझे बहुत आया वो सारी रील्स देख करके। और उसके कमेंट्स पढ़ करके तो बेशक मैं बताऊं मानो भाई, जब मैंने उसके कमेंट्स पढ़ने शुरू किए तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे देश की आबादी में शायद 10% ही दिमागी अपंग। लेकिन जब मैंने इस तरीके की पोस्ट पे कमेंट्स देखना शुरू किया तो मुझे विश्वास हो गया कि अभी संख्या बढ़ेगी और बढ़ भी रही है बहुत सारे दिमागी अपंग लोगों की। तो ना सिर ना पैर, और ना कभी पढ़ा कि भाई ओरिजिनल जो रिसर्च पेपर है, जो आर्टिकल आपका पब्लिश हुआ है उसके अंदर लिखा क्या है। जरूरत ही नहीं पढ़ने की, जरूरत ही नहीं पढ़ने की। और एक बात बहुत अच्छी है कि सनातन धर्म को हमेशा अपने आप को सुप्रीम बताने के लिए मलिक्षों का सहारा लेना पड़ता है, जिसे सो कॉल्ड में मलिक्ष कहते हैं। आप देखेंगे जनरली ये मानसिकता इनके अंदर होती है कि अगर कोई विदेशी इनके धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है तो देन ये कहेंगे कि अवर सनातन धर्म इज सुप्रीम। वो कहेंगे रिच कल्चर सार, क्योंकि विदेशी गोरी चमड़ी आकर के इनको वैलिडेट करता है। देखिए इसमें बुरी बात नहीं है, ये तो सच्चाई है कि गोरों ने आकर के ही असल में इनको बताया कि इनके धर्म ग्रंथ हैं क्या। इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों की खोज तक नहीं करी थी, जो इनके पास थे भी नहीं। उन्होंने आके बताया कि आपका इतिहास क्या है, जिसे ये आर्य आर्य कहते हैं सो कॉल्ड। तो उन्होंने आकर के बताया कि आपका इतिहास क्या है, आपकी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, आपके धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं। उन्होंने आकर के आपको बताया कि आपके कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो उनकी वो सारी रिसर्च है
और उन्होंने तो आपको पेट में दे दिया वे सारे रिसर्च पेपर। और दूसरी चीज ये कि मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा मजा मैं आपको भी दूं कि आप भी देखें और हंसे थोड़ा कि किस तरीके की वीडियोस बनाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मानव भाई, मैंने आपको ये वीडियो दी है, मैं चाहूंगा कि आप इसे स्क्रीन पे लगा दें ताकि हमारे साथ हमारी व्यूअर जो है वो भी थोड़े ठहाके लगा सके इसके ऊपर कि किस तरीके की मानसिकता के लोग हैं और किस तरीके से ये सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सोचें, ये चीजें यूट्यूब के ऊपर, ये चीजें इंस्टाग्राम के ऊपर डाली जा रही है, पूरा वर्ल्ड इसे देख रहा है और किस तरीके की फजीहत हमारी हो रही है, हमारी मानसिकता की हो रही है कि यार ये लोग सच में वेल एजुकेटेड नहीं है, ये रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं कोशिश भाई करूंगा मैं कि आप इस वीडियो को देखें। जी हाँ, मैं जी वीडियो लगा रहा हूँ पर मैं उसकी आवाज म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि आवाज में तो कुछ है नहीं, म्यूजिक है तो उससे आप समझ सकते हैं कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, तो मैं आवाज म्यूट कर रहा हूँ, आप वीडियो देखें। जी भाई। अच्छा, सारा माजरा तो इनके रिंगटोन में छिपा हुआ है, वो भी रिंगटोन हॉलीवुड मूवी का रिंगटोन लगाएंगे। देखें। दिस इज ओनली सुप्रीम गॉड। ओके, देर इज ओनली सुप्रीम गॉड। क्या है भाई, देखें। कहता है स्टडी इन इटली कंफर्म्स दैट द डीएनए collected from the shroud of Turin, a linen burial cloth of Jesus Christ, matches 40% of Indian। अब इससे क्या साबित हुआ, मतलब आप देख रहे हैं कि पूरी बात नहीं लिखना, इससे क्या साबित हुआ। और ब्रैकेट में क्या डाला है, ब्रैकेट में डाला है हिंदू। ये तो रूम टेम्परेचर से भी लो हो गया इनका आईक्यू। तो ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी कि देखा है, मैंने आपसे कहा था ना कि इनकी मानसिकता क्या है कि हमेशा अपने रिलीजन को कभी एक्सप्लेन नहीं करते, ये कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हमेशा इनकी कोशिश क्या होती है, हम दूसरे रिलीजन को नीचे करके दिखाएं तो हम तो अपने आप बन जाएंगे। अब देखिए, इसमें देयर इज ओनली गॉड। कृष्ण कैसे गॉड हो गया, कृष्ण कैसे गॉड हो गया? क्योंकि ब्यूरियल जो क्लॉथ है उसका, लेनिन का कपड़ा, उसका 40% वो इंडिया से मैच हो रहा है, ले जी, तो कृष्ण गॉड हो गया। मतलब कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी बोल देंगे सोशल मीडिया पर, फजीहत कहीं भी करा देंगे। और इसके नीचे के कमेंट तो बेहतरीन है, एक से एक नमूने जो है बढ़ चढ़ करके कमेंट कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के कमेंट कर रहे हैं। फिर जब इनसे पूछा जाता है कि फिर कन्वर्जन से दिक्कत क्या है, ये तो सब हिंदू हैं, तब इनका मुंह बन जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये हिंदू नहीं है, ये तो क्रिश्चियंस की चाल है। तो इस तरीके की वीडियोस सोशल मीडिया पे बहुत सारी आई होगी आपकी फीड में भी, और आपने कमेंट पढ़े होंगे और आपने मजे भी लिए होंगे उन कमेंट्स के। बिल्कुल बिल्कुल मजा आया होगा। अब हम चलते हैं क्या क्या चीजें हैं, और देखें फैक्चुअली कितनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 की प्यू रिसर्च जो है उसमें ये भी बताया गया था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन का हब है इंडिया में, वो इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्रीज में टॉप पे है मिस इन्फॉर्मेशन के नाम। मतलब भारत के अंदर इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट की जाती है और इतना बड़ी मात्रा में फेक चीजें, डीप फेक चीजें एआई के थ्रू बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, और उसमें पॉलिटिकल, रिलीजियस और बहुत सारे सोशल इश्यूज भी होते हैं। और अमेरिका का भी सेम यही चीज है, लेकिन अमेरिका में जो चीजें डीप फेक चीजें बनाई जा रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, वो पॉलिटिकली बनाया जा रहा है, या जो कंजर्वेटिव है और रिपब्लिकन है उनके बीच में एक दूसरे को, गवर्नमेंट को के अगेंस्ट में चीजें बनाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। तो ये दो कंट्री ऐसी है जिसमें भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, जिसमें कैटेगराइज वाइज रिलीजियस, पॉलिटिकल, ये इंडिया के अंदर है। यूएसए में पॉलिटिकल इश्यूज हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से जब आपको पता है कि आपके देश में इतनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और लोग उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, और किस तरीके की नॉलेज लेकर के वो लोगों के पास जाते होंगे, और एक व्यक्ति जब कोई गलत बात सुनता है और वो जाकर के वे क्यूरियोसिटी के थ्रू जाकर के 10 लोगों को बताता है, तो वो व्यक्ति
एक मीडियम बन जाता है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का। उस व्यक्ति ने अगले व्यक्ति को तो गलत इन्फॉर्मेशन ही दी और साथ ही साथ 10 लोग जो थे वे भी मिस इन्फॉर्मेशन में चले गए। अब वो भी जिसको जाकर के बताएंगे वो भी गलत न्यूज होगी। और दूसरी चीज ये कि फैक्चुअली अगर हम बात करें तो ये जो डाटा दिया जा रहा है 40% एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रिसर्च पेपर है उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि 40% इंडिया से मिलता है। ये पहली चीज, डाटा भी गलत है। वो 38 पॉइंट समथिंग कुछ है और उसमें भी 56% जो है वो आपका मिडिल ईस्ट या सेंट्रल एशिया का है मिलता है, और ना वो जीसस क्राइस्ट का डीएनए नहीं है बिल्कुल भी। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिसर्च पेपर के थ्रू ही आपको ये बात समझा सकूं, बजाय इसके कि मैं सॉलिड प्रूफ्स दे सकूं। ये रिसर्च पेपर आप दिखा दें कि ये किसका है। ये रिसर्च पेपर जिस यूनिवर्सिटी ने इसको पब्लिश किया था वो रिसर्च पेपर आपके सामने। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करें ऊपर। बायो R14 नाम का ये एक ब्लॉग टाइप का है आर्टिकल, और इसे पब्लिश किया था उस यूनिवर्सिटी ने जिसने कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन के ऊपर और उसके जो मेटाजेनोमिक्स हैं उसके ऊपर रिसर्च करी थी। तो बेसिकली यही वो रिसर्च पेपर है जिसके बारे में बातें चल रही हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 40% जो डीएनए है लिनिन का वो इंडिया से मैच करता है। तो इसके ऊपर भी मैं बता देता हूँ। नीचे आ जाइए। डीएनए ट्रेसेस ऑन द श्राउड ऑफ ट्यूरिन मेटाजेनोमिक्स ऑफ 1978। अब याद रखिएगा कि ये जो लिया गया है सैंपल वो 1978 में जब वेटिकन ने अलाउ किया था तब का है रखा हुआ। ये कोई अभी का नहीं है। ये 1978 में ही जो सैंपल्स थे उसी के ऊपर रिसर्च हुई है, क्योंकि जब तक वेटिकन नहीं कहेगा तो इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती है। अब यह कहता है कि दिस रिसर्च प्रोवाइड्स ओरिजिनल इंसाइट इनटू द डाइवर्सिटी ऑफ डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल कलेक्टेड इन 1978 फ्रॉम द श्राउड ट्यूरिन। ये जो पूरा सैंपल है वो 1978 का ही है, अभी का नहीं है। रिवीलिंग इट्स बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू रिग्रेस डीएनए एंड मेटाजेनोमिक एनालिसिस। अब मैं बता दूं यहाँ पे कि बेसिकली ये जो है वो डीएनए और मेटाजेनोमिक एनालिसिस के ऊपर है, और मैं चाहूंगा कि आप मेटाजेनोमिक ये जो शब्द है इसके ऊपर ध्यान दें। मेटाजेनोमिक एनालिसिस। अब मेटाजेनोमिक एनालिसिस होता क्या है, मैं चाहूंगा मानव भाई कि ये मेटाजेनोमिक्स क्या होता है आप इसका भी लगा दे सामने, एक थोड़ी सी हमें जानकारी मिलने पाए कि बेसिकली रिसर्च हुई किस चीज के ऊपर है। तो मेटाजेनोमिक एनालिसिस है क्या ये डीएनए के ऊपर है, क्या ये ह्यूमन डीएनए के ऊपर है? तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसके ऊपर ह्यूमन डीएनए मौजूद नहीं है। खासकर जीसस क्राइस्ट का तो बिल्कुल भी नहीं है डीएनए। अब जब बात करते हैं यहाँ पे कि जो डीएनए मिला है वो किस चीज का है या मेटाजेनोमिक एनालिसिस होता क्या है, हम इसके ऊपर जरा ध्यान देते हैं कि मेटाजेनोमिक एनालिसिस होता क्या है। कहता है मेटाजेनोमिक इज द स्टडी ऑफ ऑल जीनोम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म isolated from a bulk sample. It is a particularly useful for studying communities of microorganisms in various environments, exactly, such as a human skin or water sample. So basically ना ये blood stain का DNA ही नहीं है, ये जो DNA है वो है कि जो श्राउड ऑफ ट्यूरिन जिन हालातों में इतने लंबे समय तक रखा गया है उसके ऊपर एनवायरनमेंट क्या असर पड़ा है, या ये पता लगाया जा सके कि बेसिकली ये तो किया इस बारे में जा रहा था कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। लेकिन जो मेटाजेनोमिक एनालिसिस से हमें ये पता चलता है कि वो किन एनवायरनमेंट के थ्रू गुजरा है, या कौन कौन से जीवों से होकर के गुजरा है, कौन से माइक्रोब्स उसके ऊपर थे। तो बेसिकली हमें उस एनवायरनमेंट, वो परिस्थिति बताता है कि जिन परिस्थितियों में श्राउड ऑफ ट्यूरिन रहा है बीते समय में, इस चीज के बारे में रिसर्च पेपर हमें बताता है। रिसर्च पेपर ना जीसस क्राइस्ट के डीएनए के बारे में बताता है। रिसर्च पेपर का मेन जो फोकस था वो ये था कि मेटाजेनोमिक एनालिसिस किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग माइक्रोबियल इंटरेक्शन इन वेरियस एनवायरनमेंट इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज बिकॉज मोस्ट माइक्रोब्स कैन नॉट बी कल्चर्ड यूजिंग स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेक्निक। एग्जैक्टली। तो मेनली इस चीज के बारे में कि किन किन माइक्रोबियल जो जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, उनके संपर्क में आया ये श्राउड ऑफ ट्यूरिन बेसिकली। तो ये वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किन किन चीजों के वो संपर्क में था।
Metagenomic addresses the limitation of traditional microbiological techniques. It is a culture independent and is used to study the vast majority of microbes that are unculturable or difficult to culture, जिनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। तो इन चीजों के ऊपर फोकस करता है, जो हमारा रिसर्च पेपर है वो इन चीजों के बारे में बताता है। अब फिर से चलते हैं दोबारा से कि जो हमारा रिसर्च पेपर है उसमें और कौन कौन सी बातें लिखी हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है जाननी। हमें मिलता है हमें रिवीलिंग इट्स बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू रिगरस डीएनए एंड मेटाजेनोमिक एनालिसिस, अवर फाइंडिंग हाईलाइट इज प्रिजर्वेशन कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। क्या कहता है कि इनकी जो इन्हें पता लगा वो क्या, इनकी जो पूरी रिसर्च थी उससे क्या क्या पता लगाया गया, उससे पता लगाया गया है कि प्रिजर्वेशन कंडीशन किन हालतों में वो प्रिजर्व किया गया था और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस क्या था, जो मैंने आपको बताया कि फोकस क्या था। क्या फोकस ये पता करना था कि जीसस क्राइस्ट का डीएनए है कि नहीं है, वो इस चीज के ऊपर अगर होता वो डीएनए के ऊपर, ह्यूमन स्किन के ऊपर या जो ब्लड स्टेन है बेसिकली उसके ऊपर, तो हम ये शायद निष्कर्ष निकाल सकते थे, शायद ही निकाल सकते थे, मतलब एक थ्योरी क्रिएट कर सकते थे बेसिकली। लेकिन अब ये चीज कहना कि ये जो रिसर्च पेपर है उसके बाद ये साबित हो गया कि जीसस क्राइस्ट हिंदू थे। इवन इंडियन जो लिखा हुआ है वहां पे वो किस सेंस के अंदर है, पूरे जब रिसर्च पेपर है जो कि 32 पेज का रिसर्च पेपर है, जब इसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बड़ी बेसिक जानकारी दी गई है कि वहां पे बहुत सारे जानवरों के बीच में से गुजरा है वो, बहुत सारे जानवरों से, बहुत सारी वनस्पतियों से, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी फलों का डीएनए तक उसके ऊपर मौजूद है, जिससे ये पता चलता है कि ये जिन भी हालातों से एक जगह से दूसरी जगह गया होगा वो जंगलों से या वो ऐसी हार्श कंडीशन से गुजरा होगा जहाँ पे बहुत सारे लोगों के संपर्क में आया होगा, इवन ह्यूमंस ने भी उसे टच किया हुआ है। चलते हैं अब नीचे इसके, क्या कहता है, दिस इज indicative of the shroud preservation condition over the centuries. Additionally, the presence of abundant Mediterranean endemic red corals, various cultivation plants, carrot, wheat, corn, bananas and peanuts, and domesticated animals. Even जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि बहुत सारे जानवरों के बीच से, बहुत सारे फलों के बीच से ये गुजरा है, तो जिन प्रिजर्वेशन कंडीशन से गुजरा है उसमें बहुत सारे चीजों के संपर्क के अंदर आया है ये, जिसमें जानवर भी हैं, कैटल, पिग्स, चिकन, डॉग्स, कैट, प्रोवाइड अ फैसिनेटिंग ग्लिम्स इनटू द, नीचे करें। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, मैं आपको बताऊंगा कि निष्कर्ष कैसे निकाले जाते हैं, आप सीखें और ऐसी गलती फिर ना करे कोई, ये भी सीखने वाली चीजें हैं। ग्लिम्स इनटू द डाइवर्स बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अ contaminants that may accumulated on the Turin shroud over time. Finally, radiocarbon dating of two distinct threads collected from the reliquary provides evidence of their use to repair the shroud in the years 1534 and 1694 on the Common Era. Exactly. इससे रिलेटेड एक और बात है कि ये जो शॉर्ड ऑफ ट्यूरिन है ये एक सिल्वर के बॉक्स के अंदर रखा गया था, जिसको कि मैं अभी समय नहीं है कि मैं इसमें आपको हर एक बात बता सकूं, तो बाकी ये आप पढ़ सकते हैं, इसे हम नीचे लिंक भी दे देंगे जिससे आप प्रॉपरली अगर टाइम होगा तो इसे टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। तो इवन मैं मोटी बात बता देता हूँ जो जानकारी वाली चीजें हैं कि इस बीच, जिसे कि मैंने आपको बताया कि सिल्वर के बॉक्स के अंदर रखा गया था श्रॉड ऑफ ट्यूरिन, तो तापमान ज्यादा होने की वजह से इसके कॉर्नर्स, श्रॉड ऑफ ट्यूरिन जो लिनन है, कपड़ा है, वो जल गए थे, तो इसकी मरम्मत भी की गई। जो मरम्मत की गई, रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश की गई, वो थी 1534 और 1694 के बीच के आसपास, जो कि रेडियो कार्बन से पता चलता है क्योंकि कुछ लिनन इसमें नए भी हैं, बाद में भी ऐड किए गए हैं इसके अंदर। अब हम लोग नीचे चले आते हैं, सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट एंड इन डेप्थ। अब चलते हैं कि क्या महत्व हो सकता है इसका। चलें जी, तो फुल टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात मिलेगी कि जहां से असल में मुद्दा उठाया जा रहा है, और नीचे करें, या आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ने को मिल सकता है कि श्रॉड ऑफ ट्यूरिन की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, या वे कहाँ उसकी थ्रू आउट हिस्ट्री, जो हमें अभी तक नोन हिस्ट्री है, वो पता चलती है कि
वो किस जरिए अभी तक जो इटली में मौजूद है वो किस जरिए पहुंचा, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट वाली लाइन है मैं चाहता हूँ हाईलाइट कर दें, अब जरा गौर से सुनिएगा कि जो मेन पूरा मैटर है वो कहाँ से उठाया जा रहा है। कहता है इन एडिशन टू प्लांट्स हुज प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन इन एशिया, जो प्लांट्स के डीएनए उसके ऊपर मिले हैं वो मेनली एशिया, जिसमें कह रहा है चाइना। कौन सा रीजन? चाइना रीजन, द मिडिल ईस्ट एंड द अमेरिकन, सम ऑफ विच रिफ्लेक्ट्स देयर इंट्रोडक्शन टू द old world after 12th century. In addition, the analysis revealed sequence from at least 12 or 14 people of different graphic ancestry. और साथ ही साथ इसके ऊपर क्या मिला है, इसके ऊपर 14 अलग अलग डिफरेंट लोगों के भी डीएनए इस पे ऊपर मिले हैं, जिन्होंने हो सकता है कि वो उनके संपर्क में टच किया है। Based on the Eurasian haplogroups identified which are common to the Western Europe and Northeastern Africa, as well as from the Middle East, the Arabian Peninsula, the Caucasus region, and also are haplotypes from the Indian subcontinent. क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा जरा। तो ये बता रहा है कि मेनली जो पेड़ पौधे वहां पे मिले हैं वो किन किन रीजन्स के हो सकते हैं। क्या ये केवल इंडिया के बारे में फोकस कर रहा है? इसमें मल्टीपल साइट्स के और मल्टीपल रीजन्स के बारे में बताया। उसमें एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी बात किया है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नॉट ओनली इंडिया, ये इंडिया के आसपास जितने भी एरिया है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या कहता है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट। अब जो क्वांटिटी वाइज कौन कौन से आपको डीएनए मिले हैं और वो कितने परसेंट कहाँ से मैच करते हैं किस रीजन के, उसके बारे में बात कर रहा है। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द ओवरऑल एम्प्लीकेशन sequencing data revealed that over 55.6% of the human DNA correspond to lineage from the Near East. Exactly. क्या कह रहा है कि श्रॉड ऑफ ट्यूरिंग जिन लोगों के संपर्क में है, जो डीएनए इंसानों के मिले हैं उसमें कितने परसेंट। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था ऊपर कि कितने लोगों के उसके ऊपर मिले हैं, 14 लोगों के ऊपर के मिले हैं जो कि डिफरेंट रीजन के हैं। और उसमें से क्या कह रहा है, 55.6% जो है वो किस रीजन के ह्यूमन डीएनए हो सकते हैं। अब मैंने फिर आपको बोला कि जो हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो यहाँ पे हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, वो था मेटाजेनोमिक्स एनालिसिस। मेटाजेनोमिक एनालिसिस बेसिकली उसके ऊपर होता है कि जो ये बताता है कि उससे माइक्रोबियल या वो किन चीजों के संपर्क में आते, किन कंडीशंस में या किन एनवायरनमेंट के थ्रू आए थे, तो उसके ऊपर ह्यूमन डीएनए मिले हैं डिफरेंट। ठीक है, और उसमें 55.6% जो हमें पार्ट मिलता है वो कहाँ का मिला है, नियर lineage from the Near East, while Western Europe lineage account to the less than 5.6%। इसका मतलब कि जो वेस्टर्न यूरोपियन पीपल्स हैं उनमें 5.6% लोगों की संख्या है जिन्होंने उसको टच किया है। अब कहता है द प्रेजेंस ऑफ 38.7% ऑफ द ओवरऑल ह्यूमन जेनोमिक्स डाटा फ्रॉम इंडियन lineage is unexpected and is potentially linked to the historical interaction associated with importing linen। Exactly क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग इसे कि the presence of 38.7% of the overall human genomics data from Indian lineage is unexpected। मतलब कि इनको ये तो चौंकाने वाली चीज थी कि इंडियन लोगों का भी मिला है उसमें डीएनए, और 38.7%। इससे ज्यादा जो ईस्ट के लोग हैं उनका मिला है 55.6%। तो बेसिकली ये जो कैटेगराइज कर रहा है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास के लोगों की बात कर रहा है, नॉट फॉर स्पेशली फॉर इंडिया। अभी देखें आगे कैसे बात पता चलती है, वो बात आपको समझ में आएगी। बेसिकली बहुत सारे जो इंडियंस हैं जो कि इंडियन रीजन्स के आसपास है, पाकिस्तान जनरली इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है, और आपका क्या कहते हैं बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहता है, ऊपर चले गए, ऊपर चले, तो कहता है 38% of the overall human genomics data from Indian lineage is unexpected and is potential linked to the history interactions associated with importing
linen yarn from regions near the Indus Valley, exactly, referred to as Indoyne according to the rabbinic text. rabbinic text में जो ये रीजन था जिसे इंडस वैली कहा जाता था, इसको क्या कहा जाता? इंडोइन, इंडोइन कहा जाता था इसको। तो ये जो बेसिकली बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ट्रेवल्स के थ्रू, या जब भी उसे मिडिल ईस्ट से लेकर के इधर से उधर ले जाया गया, तो ये उन लोगों के बीच में संपर्क में रहा है। बेसिकली इंडस वैली को यहाँ पे डिनोट करता है कि इस रीजन के आसपास, वो भी किस चीज से, वो कहता है इंपोर्टिंग लिनन और यार्न। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरी निकल के आती है कि जो यार्न है, शॉर्ड ऑफ ट्यूरिन का जो यार्न है और जो उसके थ्रेड्स हैं वो यहाँ के हो सकते हैं। और इसके ऊपर, क्योंकि बेसिकली मैंने बताया कि यहाँ पे जो बात चल रही है वो बात चल रही है आपका मेटाजेनोमिक एनालिसिस की, वो किन कंडीशंस में रहा है, उसके ऊपर क्या क्या चीजें मिली हैं, कौन से माइक्रोब्स या ह्यूमन टच जो है, ह्यूमन डीएनए उसके ऊपर मिला है। तो वो इस सेंस के अंदर पूरी बात कहता है, जो कि सिर्फ इंडियन, यहाँ पे इंडिया की बात ही नहीं किया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका बांग्लादेश भी आता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान भी है, इवन अफगानिस्तान भी। जो मेनली बेसिकली जो पूरा रिसर्च पेपर वो बताता है ना, वो इंडिया के बारे में बात करता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बात करता है। श्रीलंका भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे इंडिया है ही नहीं, इंडिया से रिलेटेड ही नहीं। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करता है कि इंडस वैली के आसपास, तो इंडस वैली नॉट इन मिडिल इंडिया की बात करें तो इंडस वैली का दूर दूर मिडिल इंडिया से लेना देना नहीं है। इंडस वैली जो रीजन है वो बेसिकली आपका ऊपर का एरिया है, जो कि आपका नॉर्दर्न एरिया है, उसमें अफगानिस्तान भी, उसमें पाकिस्तान भी, इवन सम पार्ट ऑफ चाइना ये भी है। तो आप केवल और केवल जो कि 38.7% है, जो इतने पोर्शन को लेकर के आप ये कंक्लूजन निकाल देते हो कि 40% के आसपास, वो भी डाटा भी करेक्ट नहीं है, तो 40% के आसपास आपका जो डाटा है वो इंडियन डीएनए मैच करता है, तो हिंदू ब्रैकेट में। अब देखें जरा, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं कि यहाँ पे देखें, अब सबसे जो तड़का लगाने का काम किया था इस पूरे मुद्दे में, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको भी पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से सीड्स हैं, कौन से जो फ्लावर्स हैं उनके जीन्स हैं, कितना परसेंट क्या है, तो ये सारी चीजें भी आपको मिलती है। बड़ी ही माइन्यूट जानकारी शॉर्ड ऑफ ट्यूरिन के बारे में मिल जाती है यहाँ पे। तो बेसिकली ना जीसस क्राइस्ट हिंदू हैं या नहीं है, या इंडिया से लेना देना नहीं है, इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता। आप कितनी भी थ्योरीज निकाल, तो इससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता। और आगे चल करके आपको, क्योंकि इंडिया के बारे में इसमें स्पेशली कोई डिनोट नहीं किया गया, स्पेशली इंडिया के ऊपर। हाँ, ये जरूर था कि इंडस वैली के आसपास की जो चीजें इसके ऊपर से मिलना, क्योंकि जिन एनवायरमेंट से रहा है, क्योंकि वो उस रूट से गया है, ये लैंड रूट से गया है, तो उसमें स्पेशली हो सकता है कि इंडियन वैलीज के आसपास के लोग जो रहे हैं, क्योंकि जंगलों से गुजरा है, भेड़ बकरियों के आसपास से गुजरा है, मवेशियों से गुजरा है, तो ये शॉर्ड ऑफ ट्यूरिन, क्योंकि इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री रही है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत सारे लोगों के संपर्क में ये आया है। तो यहाँ पे ये सेंस है। अब इसमें सबसे बड़ा जो तड़का लगाने का काम किया है वो किया है इंडियन न्यूज ने, इंडियन मीडिया ने। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ झलकियां मैं आपको दिखा दूं कि जिससे आपको पता चले कि मीडिया जो है असल में वो नैरेटिव फिक्स करती है, कि मिस इन्फॉर्मेशन ऊपर से फैलाई जाती है। जब मीडिया ऊपर से कोई चीज पोस्ट करती है अपने आर्टिकल्स के थ्रू, तो किस तरीके से ये, क्योंकि मीडिया को आज भी, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर कोई बात मीडिया आपकी मेन स्ट्रीम कह रही है तो वो रिलायबल मानी जाती है आज भी। तो ये जो सोर्स था प्रॉपरली न्यूज चैनल्स का, जिन्होंने अब इस बात को क्या लिखा, जो कि हमने रिसर्च पेपर से देखा। हाँ, तो ये है एनडीटीवी, इनका ये क्या छापते हैं, ये छापते हैं न्यू डीएनए एनालिसिस सजेस्टेड दैट शॉर्ड ऑफ ट्यूरिन में हैव इंडियन ऑरिजिन। लीजिए, बात ही पलट दी। 56.6% जो कि मिडिल ईस्ट के लोगों से मैच करता है, और 5.6% जो कि आपके वेस्टर्न यूरोपियन लोगों से मैच करता है, उसमें 38.7% इंडियन सिविलाइजेशन के लोगों से मैच करता है। तो बेसिकली इस रीजन की बात कर रहा है, नॉट फ्रॉम कि इंडिया, स्पेशली इंडिया की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस तरीके की हेडलाइंस बनाई जाती है कि नया जो एनालिसिस है, डीएनए एनालिसिस,
वो भी श्राउड ऑफ ट्यूरिन का, वो बता रहा है कि वो इंडिया से ऑरिजिन था, इंडिया से आया। मतलब ऑरिजिन का तो उसमें दिया ही नहीं प्रॉपरली, ना वो प्रॉपर रिसर्च पेपर जो है वो ऑरिजिन की बात ही नहीं करता, मेटाजेनोमिक एनालिसिस है तो उसके बारे में बात नहीं करना। तो इस तरह की खबरें चलाई जाती हैं। और ये है आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, इसका है। तो कुड द श्राउड ऑफ ट्यूरिन हैव बीन वुवन इन इंडिया? क्या श्राउड ऑफ ट्यूरिन भारत में सिला गया? ले जी, मतलब अलग ही दिशा में बता दिया कि भारत में सिला गया, भारत से आया था ये कपड़ा। वाह जी, 38.67% से आप कंक्लूजन निकालते हैं, 38.7% से। इस तरीके तो फिर भारत के कुछ वर्ग जो है उनका डीएनए तो भारत से मैच ही नहीं करता, वो तो कहीं और से मिलता है। तो क्या मतलब आप उनकी संतानें हैं? हाँ, बेसिकली आप उनकी संतानें तो है ही, वो तो है ही। तो न्यू डीएनए स्टडी हिंट्स एट अ सरप्राइजिंग लिंक। तो इस तरीके की चीजें जो आपके सामने परोसी जाती है, मिस इन्फॉर्मेशन। देखिए इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकली, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या थी, और वो किन चीजों के बारे में बात कर रही है, या इनको इवन ये तक पता नहीं है कि वो जो रिसर्च हुआ है वो रिसर्च हुआ किस चीज के ऊपर है। नॉट अ ब्लड स्टेन्स के डीएनए, क्योंकि बेसिकली जब उसके ऊपर इतनी मरम्मतें की गई, रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और वो इतने लोगों के बीच से गुजरा है, तो उसमें ओरिजिन में क्या है और किसका डीएनए है वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल है ढूंढना। क्योंकि उसके ऊपर ज्यादातर डीएनए तो जानवरों के, पेड़ पौधे, वनस्पतियों के मिल रहे हैं और ह्यूमन टच के, ह्यूमन इंटरेक्शन के मिल रहे हैं उसके ऊपर। तो मेटाजेनोमिक एनालिसिस इस चीज के ऊपर था कि जिससे पता लगाया जा सके कि वो किन लोगों के संपर्क में था और उन पर कौन कौन से माइक्रोब्स उनके ऊपर मौजूद हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि जीसस क्राइस्ट के डीएनए का इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो पहले कम से कम ये तो बोलता है, इतनी रिलायबल मीडिया जब इस चीज को छाप रही है बिना देखे, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इन नीचे जो पढ़ रहे हैं उस चीज को और नीचे जो पोस्ट बना रहे हैं उनका दिमाग किस लेवल का खराब हो चुका होगा, या क्या उनका सोचने का लेवल होगा, आप इस चीज से समझ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दर्जनों आप न्यूज चैनल्स उठा लेंगे। तो इंडियन न्यूज चैनल्स वैसे ही हम जानते हैं कि बड़ा ही नेक काम कर रही है और भारत का नाम बड़ा रोशन कर रही है। ऐसे ही नहीं, 141वें नंबर पे मौजूद है हमारी मीडिया, तो रोशन तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके के लोग हैं जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। दर्जनों आपको मिल जाएगी कि कोई कुछ भी अपने से बना रहा है, मिनिस्ट्री मीडिया कुछ भी बना दे रहा है, कुछ भी इंडियन ऑरिजिन दिखा दे रहा है। तो रिसर्च पेपर जब इंडियन ऑरिजिन नहीं कहता तो केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट और इंडियन वैली का नाम आ जाने से हमारे वाले खुश हो जाते हैं। इंडिया का नाम आ गया, इंडिया का नाम। इतनी भूख क्यों है, क्यों है इतनी भूख? हर एक चीज से जोड़ना है हमें, हर एक चीज से जोड़ करके बस और बस केवल वैलिडिटी हासिल करनी है, केवल कि हम भी हैं। क्यों है इतनी भूख? क्या आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मानव भाई, आपको अब माइक देता हूँ मैं। जी भाई, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ जखरे भाई, आप प्लीज उसको भी क्लियर कर दीजिए कि एक ये कहा जा रहा है ना कि उसमें इंडियन डीएनए है, इंडियन, उसका मतलब इनको समझाइए कि वो खराब हो गया है। वो ये नहीं कह रहे कि बहुत बढ़िया बात है, वो कह रहे हैं कि मलीचपना मचा कर आए हैं। वो वाली बात भी इनको क्लैरिटी कर दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके ऊपर जब वो मैंने बात कही कि वो बेसिकली कि माइक्रोब्स और एनवायरमेंटल के बारे में कि किन कंडीशंस में हो रहा है, तो बेसिकली ये बात हुई है कि उसके ऊपर कि किन लोगों ने उसको टच किया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि रिसर्च पेपर जो है वो क्लियरली कुछ भी डायरेक्टली नहीं कहता। रिसर्च पेपर केवल और केवल रिसर्च पेपर जो होता है वो एविडेंस के आधार पर चीजें आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि हाँ, आप थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी कम से कम रिसर्च पेपर से तो मैच करनी चाहिए ना। ऐसे रिसर्च पेपर को मार दी लात, हम अपनी थ्योरी बनाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है। और सिर्फ उसके इससे जग हसाई होती है। और दूसरी चीज ये कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन के बारे में अब
उसके ऊपर रिसर्च करना और उससे जीसस क्राइस्ट का एविडेंस ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से टॉर्न हो चुका है, खराब हो चुका है बेसिकली। क्योंकि जब उसके ऊपर एनिमल्स के स्टेन्स मिल रहे हैं तो अब वो बड़ा मुश्किल है कि उसके सोर्स में जा सके, कि उसके सोर्स के अंदर क्या क्या चीजें थी। हमें बहुत सारी जानकारी मिल पाती, लेकिन अब वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, क्योंकि ह्यूमंस ने उसे टच कर लिया है प्रॉपरली और वो कई बार रीबिल्ट हुआ है खराब हो जाने की वजह से। तो बेसिकली अब जो कोई भी उसके ऊपर जीसस क्राइस्ट का एविडेंस निकालना या ये, तो पूरी तरीके से इससे कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि वो एविडेंस ही खत्म हो गया। क्योंकि अगर ये चीजें जो प्रिजर्वेशन की मेथड्स जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, वो शायद अगर पहले होती तो शायद इस बात की गंभीरता को जिन राजाओं के पास वे था श्राउड ऑफ ट्यूरिंग, उन्होंने समझा होता तो शायद अभी वो क्लीन होता और अभी वो प्योर होता। बट अभी वो प्योर नहीं है और पूरी तरीके से गंद ही मचा दी है इन लोगों ने, कि जिन्होंने टच करने की कोशिश की है उसको। और पहले हिस्ट्री में भी थॉट लोग इधर से उधर ले गए, बड़े युद्ध भी हुए, कई राजाओं ने एक दूसरे से युद्ध करके उसे जीता भी था, और जस्टिनियन भी उसको लेकर के आया था अपने पास। तो बेसिकली वॉर्स भी हुई हैं और उसमें एक जगह से दूसरी जगह तो वो कई लोगों के संपर्क में रहा है। तो ये कोई बड़ी खुश होने की बात नहीं है कि उसमें इंडियन डीएनए निकल आया। तो बेसिकली ये समझे, पूरी बात ये है जो आपको बताई नहीं जाती है, ना आपने रिसर्च पेपर पढ़ने की कोशिश भी की। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग इस बात से खुश हो रहे थे कि उसमें इंडियन ओरिजिन का डीएनए, तो असल में रिसर्च पेपर ये कह रहा है कि उसे खराब करने के अंदर जिन लोगों का डीएनए, उसमें से एक इंडियन ओरिजिन के भी लोग थे। तो ये खुश हो रहा है कि जीसस क्राइस्ट इंडियन थे, या वो कपड़ा इंडियन था, या हमारे उससे डीएनए है। और जो भी खुश हो रहे हैं, अबे तुम्हें कहा जा रहा है कि गंद मचा कर आए हो, कम से कम पूरी बात तो पढ़ लिया करो। और इसके हाँ, ऊपर तो अगर हम बात करें कि श्राउड ऑफ ट्यूरिन से इंडियन डीएनए को जोड़ना, कि इंडियन डीएनए, और उसमें भी सिर्फ 14 लोग हैं जिनके डीएनए मिले हैं, और वो डिफरेंट रीजन्स के, जो कि रिसर्च पेपर हमें बताता है कि 14 लोगों में से उसमें भी परसेंटेज में बांट दिया है। 56.7% आपका सेंट्रल एशिया का है, और वेस्ट यूरोप का जो है 5.56% के आसपास है, और जो 38.7% है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास का है, नॉट इंडिया। बेसिकली अगर कोई ये समझ रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट केवल इंडिया है, तो फिर उससे बड़ा महामूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ आप क्या कहाँ से निकाल लिया आपने? इंडियन सब कॉन्टिनेंट वो एरिया है जहाँ पे इंडियन ओशन है, वो रीजन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, नॉट इंडिया। समझे इस बात को? जैसे ये तो यही हो गया ना मानो भाई कि हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकन रीजन की, तो वहां पे ये समझे कि नॉर्थ अमेरिका केवल यूएसए है, साउथ अमेरिका के अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं। तो अगर वो अमेरिका बोल रहा है तो डज नॉट मीन कि वो सिर्फ यूएसए होगा, नहीं, क्योंकि साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारे कंट्रीज मौजूद हैं। तो इसी तरीके से, और वो इंडस वैली की बात कर रहा है, जो कि बताता है कि थ्रू हिस्ट्री बहुत सारे लोगों ने उसे टच किया है। इस चीज के ऊपर है, जो जब पूरी रिसर्च पेपर ही जीसस क्राइस्ट के डीएनए के ऊपर नहीं थी। बेसिकली समझे आप इस चीज को, जब वो जीसस क्राइस्ट के डीएनए के ऊपर ही नहीं है, रिसर्च का उद्देश्य कुछ है, रिसर्च कुछ और चीजें बताना चाह रहा है, तो ये कहाँ से, ये आधे अधूरे वाले लोग किधर से आ रहे हैं? मतलब कभी कभी मैं समझता हूँ कि एक्साइटमेंट अच्छी बात है चीजों को लेकर, कि इतना ओवर एक्साइटमेंट नहीं हो जाना चाहिए कि आप मिस इन्फॉर्मेशन पे मिस इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो और केवल आप अपनी जगह सही कर रहे हो। सोचे मानो भाई कि जो लोग बेसिकली, बहुत सारे इंडियंस लोग ही इस चीज को डिबंक करना शुरू कर दिए कि भाई मत करो मिस इन्फॉर्मेशन, लोग हंस रहे हैं तुम्हारे ऊपर। कि जब इस तरीके की पोस्ट आती है तो उसके नीचे ऐसे चमगादड़ लोग मौजूद होते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स प्रॉपर करते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जीसस क्राइस्ट इज हिंदू, आवर गॉड इज सुप्रीम, लोल। तो ऐसे निष्कर्ष निकालने वाले लोग जो है वो दिमागी रूप से किस लेवल के अपंग होंगे आप समझ सकते हैं इस चीज में। और दूसरी चीज की ये मैं चाहूंगा कि आप पर्सनली इस चीज को, रिसर्च पेपर को हम डाल देंगे बाद में, जब लाइव खत्म होगी तो आप वहां से उठा करके उसे पढ़ सकते हैं और पूरा पढ़ें। उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो कि मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता इतने छोटे से टाइम में, तो आप उसे पढ़ लें, जितनी जरूरी थी मैंने आपको सामने रख दिया। और बहुत सारी जानकारियां हैं उसमें, जिसका क्यूरियोसिटी है तो उसे पढ़ सकते हैं। देखा आपने किस तरीके से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर
हमारे देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया जाता है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मेन स्ट्रीम मीडिया देती है, जो कि बहुत खतरनाक है। कल को अगर हम कहने लगे कि जीसस क्राइस्ट का डीएनए भारतीय है और जीसस क्राइस्ट इंडियन थे, क्या आप हमें अपने धर्म का प्रचार करने दोगे? और वो धर्मांतरण विरोधी कानून जो लाया गया है उसका क्या होगा? जैसे कि मानव सर और जकरिया सर ने अपनी लाइव में बोला, जो इंडियन डीएनए शाउड ऑफ रूलिंग पे पाया गया है वो असल में कंटामिनेट कर दिया गया है एक ऐतिहासिक धरोहर को, और उनमें से कुछ हमारे भारतीयों का भी है, जहां जाते गंद फैला देते हैं, अपनी आदतों से बात सुनाएंगे ये। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं होता कि इसमें भारतीयों का कोई बहुत बड़ा हाथ है, जो कि जकरिया सर ने बहुत अच्छे से समझाया है। पर अफसोस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों को बात कहाँ समझ में आने वाली है। इनके हिसाब से अकल का दखल राम है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देती हूँ और आशा करती हूँ आपने उस बात से कुछ सीखा होगा और यीशु मसीह की कीमत को पहचानना होगा। तो मेरी आपसे खास तौर से विनती है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।